हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हमने कल चैप्टर शुरू किया था, जल एक प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें हमने जल के बारे में क्या देखा कि जल प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। साथ ही हमने देखा कि जो जल है वो हमारी क्या है, हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन है, फिर क्या है, जल है, और लास्ट में क्या आता है, भोजन आता है। तो यानी कि आपने देखा कि जल के बिना हम क्या होते हैं, हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे बारे में ही नहीं बल्कि और भी जो जानवर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, यानी सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको ही क्या है, पानी की आवश्यकता है। हम पादपों की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, एनिमल की बात करें, तो सबको क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है, पानी की जरूरत होती है। तो आपने कल देखा था कि एक डाटा देखा था कि एक दिन में 600 से 700 लीटर पानी का यूज होता है एक व्यक्ति द्वारा। यानी कि एक जो व्यक्ति है वो एक दिन में 600 से 700 लीटर पानी का यूज कर रहा है। तो आपको इसका आइडिया होगा कि एक दिन में पानी का कितना यूज होता है। तो ये आपने क्या देखा था, जल यानी पानी का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। इसके बाद हमने देखा कि पीने के लिए कितना पानी उपयुक्त है। यानी कि अगर हम बात करें, जब आपने ग्लोब देखा होगा तो आपने ग्लोब में क्या देखा कि उसका अधिकांश जो भाग है वो नीला दिखाई देता है। और नीला किसे इंडिकेट करता है, किसे प्रदर्शित करता है, पानी को। यानी कि यहाँ पे क्या है, पानी को ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो अब आप कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारा पानी है। तो आपने कल क्या पढ़ा था कि जो पृथ्वी का जो 71% यानी 71% जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। और टोटल जो पानी है, टोटल पानी में से 97.4% क्या है, समुद्र और महासागरों में ये पानी है। यानी कि इतना सारा जो पानी है वो महासागरों में है, समुद्र में है। तो साथ ही हमने ये भी जाना था कि जो महासागर में जो पानी होता है या फिर जो समुद्र में पानी होता है वो कैसा होता है, लवणीय होता है, यानी नमकीन, आपने जिसे हम नमकीन पानी कहते हैं। तो नमकीन पानी को हम क्या करते हैं, हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी हम पानी पीते हैं वो क्या होता है, उसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, ना वो नमकीन होता है ना वो मीठा होता है। तो ये जो पानी महासागर और समुद्र में आप पाते हैं तो कैसा होता है, नमकीन होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास कुल जो पानी पीने लायक बचता है वो कितना बचता है, 2.6%। यानी कि इतना जो पानी है ये तो कहाँ आ गया, ये महासागर और समुद्र में आ गया, जो कि पीने लायक नहीं है। तो 2.6 जो पानी बचता है, 2.6% जो पानी बचता है, ये पानी क्या है, पीने लायक है। यानी कि हमारे पास जो पानी का जो अमाउंट आया, इतना कम अमाउंट हमारे पास आता है, इतना ही पानी क्या है, हमारे लिए उपयोगी है। और इसी पानी को प्लांट्स भी यूज करते हैं और इसी पानी को हम भी यूज करते हैं। तो आपने कल क्या जाना, आपने जाना कि पानी क्या है, पानी के हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, यानी पानी हमारे पास लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हम पानी को क्या कर सकते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, यानी आवश्यकता से अधिक हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जिसमें जब क्या होगा, जब इतना जो अमाउंट हमारे पास है ये खत्म हो जाएगा। इसमें आपने क्या देखा, आपने कुछ डाटा देखा कि जो पृथ्वी का जो भाग होता है वो 71% क्या होता है, पानी से घिरा हुआ होता है। फिर आपने देखा 97.4% जो है वो कहाँ है, महासागर और समुद्रों में है, जो कि पेयजल नहीं है, जिसे हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 2.6% पानी है जो कि हमारे क्या है, उपयोग के लिए हमारे पास यहाँ पे पर्याप्त जो पानी है वो क्या है, इतना ही पानी है, 2.6%। नेक्स्ट आपने देखा जल के स्रोत। तो जल के स्रोत में आपने कुछ स्रोत यहाँ पे डायग्राम में दिखाए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जो पानी के स्रोत हैं आप उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है जल के स्रोत के बाद, वो आता है जल की अवस्थाएं, यानी कि जल के कितने कितने फेजेस हैं। तो हमने कल देखा था जल के कितने फेजेस हैं, जल की 3 अवस्थाएं हमारे पास आती है। सबसे पहला हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं हमारे पास आती हैं। जब पानी सॉलिड होता है यानी ठोस होता है तो हमने उसे बर्फ का नाम दिया। जब पानी लिक्विड यानी तरल होता है तो आप उसे पानी का नाम देते हैं, जिस पानी को आप यूज करते हैं। और जब पानी गैसेस की फॉर्म में होता है तो आपने इसे क्या कहा, वाष्प कहा। तो पानी की कितनी फॉर्म हमारे पास आई, 3 फॉर्म हमारे पास आई है।
अब जो पानी की जो फॉर्म है, पानी की जो अवस्थाएं हैं, वो किस बात पे डिपेंड करती हैं, किस बात पे निर्भर करती हैं? वो करती हैं तापमान पे। यानी आपने देखा तापमान अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, पानी से फिर क्या होगा, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तापमान अगर घट रहा है तो उसी गैस से फिर क्या होगा, पानी का फॉर्मेशन हो गया। अब यदि सामान्य तापमान से तापमान और कम हो रहा है तो इसी लिक्विड से किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया। तो आपने क्या देखा, जो जल की जो अवस्थाएं होती हैं वो किस पे निर्भर कर रही हैं, वो तापमान के घटने और तापमान के बढ़ने पे निर्भर कर रही हैं। लास्ट आपने ये भी देखा कि पानी की जो 3 अवस्थाएं होती हैं एक दूसरे से परस्पर परिवर्तनीय हैं, यानी हम इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि कैसे हम पानी को ठोस में, यानी पानी को बर्फ में, बर्फ को पानी में, पानी से वाष्प और वाष्प से पानी बना सकते हैं। तो ये क्या थी, हमारे पास जल की अवस्थाएं थी, जो कि क्या है, जो 3 प्रकार की हमने पढ़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो आया जल चक्र। जल चक्र क्या बताता है, जल चक्र जल की गति को बताता है। यानी कि जो जल है पृथ्वी से वायुमंडल में गया, वायुमंडल से पृथ्वी पर आया, और यही जो क्रम था, यही जो साइकिल थी, इसी चक्र को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था कि जो जल चक्र को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, सूर्य करता है। यानी कि सूर्य के द्वारा ही जो जल चक्र होता है वो रेगुलेट होता है। जल चक्र में आपने कितने स्टेप पढ़े थे, जल चक्र में आपने 4 स्टेप पढ़े थे। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप हमने पढ़ा था वो पढ़ा था वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। यानी वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आपने देखा जब भी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पानी में पड़ती हैं, वाटर बॉडीज पे पड़ती हैं, और ये जो पानी होता है ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। यानी कि जितने भी जल निकाय है, जब भी उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच क्या होती है, उनके बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो फिर क्या हुआ, जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ज्यादा गति करने लग गए और तरल अवस्था से किसमें, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो गई। यानी कि यहाँ पे क्या थी, ये जो तरल अवस्था थी और ये भाप के रूप में ऊपर वायुमंडल में उड़ने लग गई। तो इसी प्रक्रिया को पानी का लिक्विड फॉर्म से गैसीय फॉर्म में जो परिवर्तन होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं या फिर इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन में पानी क्या कर रहा है, पानी वाष्प के रूप में हमारे वायुमंडल में यहाँ पे जा रहा है। ये तो क्या था, ये था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आपने क्या देखा, संघनन। संघनन यानी कंडेंसेशन। अब संघनन में क्या हुआ, जैसे ही जलवाष्प यहाँ पे वायुमंडल में आया, वायुमंडल में क्या था, वायुमंडल में तापमान कम हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पानी जो भाप के रूप में बन गया था, अब जो पानी था वो उसकी जो भाप थी वो उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गतिज ऊर्जा थी वो कम हो गई। अब गतिज ऊर्जा कम हो गई है तो पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ने लगेंगे। अब जब पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ने लगेंगे तो पानी की बूंदों का निर्माण होगा। यानी कि पानी की बूंदें बनी। अब पानी की बूंदें क्या करिए, हवा में तैरने लगती हैं, जिसे आप क्लाउड यानी बादल का नाम देते हैं। तो कंडेंसेशन क्या है, बादल के निर्माण की प्रक्रिया को आप कंडेंसेशन कहते हैं या फिर संघनन कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि बादल के निर्माण कैसे हो रहा है और उस निर्माण की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं। यानी जब भी आप जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, ये जो 4 स्टेप्स हैं, इन 4 नामों को आप याद रखेंगे। पहला आपके पास आया वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, दूसरा आया संघनन यानी कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है अवक्षेपण। अब अवक्षेपण पे क्या हो रहा है, जब ये बादल थे और बादलों के बीच क्या हुआ, घर्षण हुआ, यानी एक दूसरे से घर्षण हुआ, तो ये जो पानी की बूंदें थी ये पृथ्वी पर आ गई, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डिपोजिशन। यानी कि पानी की जो बूंदें थी वो नीचे आ गई। अब क्या हुआ, जब अगर पानी का तापमान नॉर्मल था तो पानी किसकी फॉर्म में आई, पानी रेन की फॉर्म में आई, बारिश की फॉर्म में आई। और यदि जब तापमान क्या था, तापमान कम था, तो पानी जो यहाँ पे थी वो किसके फॉर्म में आई, वो सॉलिड फॉर्म में आई, यानी बर्फ के फॉर्म में आई। ये किस पे डिपेंड करता है, ये जगह पे डिपेंड करता है। माना यहाँ जो जहाँ जिस एरिया में बारिश हो रही है वहाँ का तापमान अधिक था, इसीलिए वहाँ पे क्या हुई, इसीलिए बारिश वहाँ पे पानी के फॉर्म में आई। जहाँ पे बर्फ पड़ रही है, आपने देखा बर्फ मोस्टली कहाँ पे पड़ती है, जो हमारे हिल्स होते हैं, यानी जो पहाड़ होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे बर्फ पड़ती है। तो जैसे ही पानी क्या हुआ, उस एरिया के संपर्क में आया तो पानी का टेम्परेचर बहुत कम हो गया और पानी किसकी फॉर्म में आया, फिर पानी जो था वो बर्फ की फॉर्म में नीचे आया। इसे हमने क्या कहा, अवक्षेपण कहा। तो अवक्षेपण हुआ।
नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आता है संग्रह। क्या हुआ, ये जो पानी था ये अलग अलग जगह में, यानी बारिश हुई, बारिश मैदान में भी गिरी, खेतों में भी गिरी, और जो नदियां थी नदियों में भी गिरी। तो जो जहाँ पे भी बारिश हुई ये इसका संग्रह कहाँ हुआ, समुद्र में हो गया या महासागर में इसका संग्रह हो जाता है। तो ये क्या थे, ये वाटर साइकिल थी, यानी जो जल चक्र था, जल चक्र में आपने 4 स्टेप्स पढ़े हैं। तो चारों ही स्टेप्स के आपको नाम याद रखने हैं कि किस स्टेप में क्या हो रहा है, उसे क्या कहते हैं। यानी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बादलों का जो फॉर्मेशन हो रहा है, बादलों का जो निर्माण हो रहा है, उसे आप कंडेंसेशन या फिर संघनन के नाम से याद रखेंगे। पानी जो है वो भाप के रूप में बदल रहा है, वाष्प के रूप में बदल रहा है, तो आप इसे इवेपोरेशन या वाष्पीकरण के नाम से याद रखेंगे। तो ये क्या था, ये था जल चक्र। नेक्स्ट जो हमारे पास आया जल तालिका आई। जल तालिका में आपने क्या पढ़ा, आपने देखा जब आपने सतह की मिट्टी को उठाया तो आपने देखा उसमें थोड़ी सी नमी थी, वो जो मिट्टी थी वो दिखने में सूखी थी और उसमें हल्की सी नमी थी। जैसा आपने खुदाई और गहरी खुदाई की तो आपने और मिट्टी निकाली, आपने देखा उसमें जो नमी थी वो बढ़ गई है और आपके पास हल्की सी गीली मिट्टी आने लगी है। ऐसे ही जब आप और डीप में और गहराई में खुदाई करते चलेंगे तो आपको एक जगह ऐसी मिलेगी कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी कि वायु नहीं होगी। पहले जो ऊपरी जो परत थी वहां पे क्या थी, वहां पे वायु भी प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वहां पे वायु एब्सेंट हो गया, वहां पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पे सिर्फ जल देखने को मिलेगा, यानी कि हवा कम होती जाती है और क्या होता है, पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। तो सतह के नीचे एक स्तर जहां यह केवल पानी है इसे जल तालिका कहते हैं, यानी कि भूगर्भीय जल या भूजल जिसे कहते हैं। भूजल हमने क्या पढ़ा था, पृथ्वी की जो निचली सतह पे जो पानी एकत्रित होता है, यानी कि आप अगर मिट्टी की खुदाई करेंगे तो आपको अलग अलग लेयर दिखेंगी मिट्टी की, लाइट कलर की, फिर डार्क कलर की, फिर आपको बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे आपको सिर्फ पानी मिलेगा, जैसे कि जो हैंडपंप का जो पानी होता है वो कहाँ से आता है, वो इसी भूगर्भीय जल से आता है, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने ग्राउंड वाटर कहा। तो ये क्या था, ग्राउंड वाटर था। अब मैंने आपको बताया था जो सबसे शुद्ध जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर होता है, क्योंकि इसका जो फिल्ट्रेशन है इसे क्या प्राकृतिक रूप से इसे फिल्ट्रेट किया जाता है। जैसे कि आप अपने घरों में आरओ का यूज करते हैं, आरओ में ज्यादा पानी फिल्टर होता है, वैसे ही जो प्राकृतिक रूप से जो फिल्ट्रेशन होती है वो ग्राउंड वाटर की होती है। जैसे जैसे पानी क्या पड़ता है, पानी पृथ्वी पर पड़ता है, जो बारिश होती है पृथ्वी पर पड़ती है, वो अलग अलग जो मिट्टी की परतें होती हैं उनके द्वारा वो छानी जाती हैं। अब जब छानी जाती हैं तो लास्ट में जब वो ग्राउंड में पहुंचती है तो यहाँ से जो पानी होता है वो प्योर हो जाता है। इसे ही हमने क्या कहा, जल तालिका कहा या फिर वाटर टेबल कहा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, बहुत सारे ऐसे जो बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं, बहुत सारे आपके पास ऐसे स्टेप्स आएंगे जिसके द्वारा जो जल तालिका होगी, जल तालिका प्रभावित होगी। प्रभावित कैसे होगी उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जल तालिका को कौन कौन से जो कारक है, कौन कौन से तत्व हैं या कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा जो जल तालिका होती है वो प्रभावित होती है। तो इसी में जो सबसे पहला जो स्टेप आपके पास आएगा कि जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल वही है जो मैंने आपको कहा था कि जो ग्राउंड वाटर हमने कहा था उसे हमने क्या कहा, भूमिगत जल कहा। तो भूमिगत जल में आप पढ़ेंगे कि भूमिगत जल से निकाले गए जल की पूर्ति वर्षा के रिसाव द्वारा होती है। यानी कि मैंने क्या कहा, आपने जो भूमिगत जल था वो भूमिगत जल निकाला गया, उसकी जो पूर्ति थी वो कहाँ से की गई, वर्षा के जल से की गई। यानी कि आपने हैंडपंप का यूज किया, आपने वहां से पानी निकाला और जब पानी निकाला तो जल तालिका में जो हमारा भूमिगत जल था वो क्या था, कम हो गया। जब वो कम हो गया तो यहाँ पे बारिश हुई यानी वर्षा हुई और वो जो ग्राउंड वाटर था, भूमिगत जो जल था वो क्या हो गया, वो फिर से अपनी स्टेट में वापस आ गया। अब जब यहाँ पे अपनी स्टेट में वापस आ गया तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जल तालिका तब तक प्रभावित नहीं होती है जब तक कि हम उतनी ही मात्रा में जल प्राप्त करते हैं जितना कि वर्षा जैसे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पुनः पूर्ति की जाती है। यानी कि जब हमने कहा कि जो जल तालिका होती है, भूमि का जो जल होता है वो तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक कि जितना हम पानी निकाल रहे हैं उतना ही पानी की क्या होगी, पूर्ति होगी। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि अगर आपने एक दिन में 1 बाल्टी पानी निकाली तो क्या हुआ, फिर बारिश हुई और उस 1 बाल्टी की जो पूर्ति थी वो बारिश के द्वारा हो गई।
अब आपने क्या किया, जब आपने पानी की बाल्टी निकाली तो वो जल स्तर क्या था, कम हो गया था भूमिगत जल स्तर। जैसे ही बारिश हुई वो फिर से अपनी उसी अवस्था में, उसी स्टेज में आ गया, यानी उतना ही पानी फिर से वहां पे क्या होगा, संचयित हो गया। अब जब यही प्रोसेस चलती रहती है, यानी जितना हमने पानी निकाला उतनी जो पूर्ति है वो बारिश के द्वारा हो जा रही है, तो इस स्थिति में जो भूमिगत जो जल है वो क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है, वो क्या होता है, नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, हालांकि ऐसे कई कारक हैं जो बहुत तेज गति से जल स्तर के क्षरण का कारण बने हुए हैं। अब हम देखेंगे ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे कारक हैं जो क्या करते हैं, जो भूमिगत जो जल है उसके स्तर को कम कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से कारक हैं उसे हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या है कि सभी के लिए ये चिंता का विषय है। तो वो अब जो कारक है, हम उन कारकों के बारे में देखेंगे, वो कौन से कारक है जो भूमिगत जल के स्तर को कम करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है जनसंख्या में वृद्धि। नेक्स्ट आता है औद्योगिक और कृषि गतिविधियां क्या करती हैं, जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। यानी कि आपने देखा जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि जो गतिविधियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो जल के स्तर को कम करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्प वर्षा, यानी कम बारिश हो गई है, वनों की कटाई हो रही है और पानी के रिसाव के लिए प्रभावी क्षेत्र में कभी भी जल के स्तर को कम कर सकती है। यानी कि ये तो क्या देखा आपने, ये आपने कुछ ऊपर देखे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, औद्योगिक जो गतिविधियां हैं या जो कृषि गतिविधियां हैं वो कम कर रही हैं। साथ ही साथ और कौन इसे प्रभावित कर रहा है, जैसे अल्प वर्षा, यानी कि बारिश कम हुई तो जो भूमिगत जल की जो भराई थी वो क्या थी, उसकी जल की पूर्ति नहीं हो पाएगी। वनों की कटाई हो गई, तो वनों की कटाई हमने देखा था कि वन क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जल के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो और भी क्या क्या, पानी के रिसाव जैसे जो समस्याएं होती है, जैसे कहीं पे आपने देखा कि पानी का रिसाव हो रहा है और वो पानी पूरा वेस्ट होता जाता है। तो यही जो कारक होते हैं, यही जो कारक किसे प्रभावित करते हैं, भूमिगत जल को, यानी ग्राउंड वाटर को प्रभावित करते हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने देखना है जो भूमिगत जो जल होता है, भूमिगत जल क्या होता है और उसे कौन कौन से जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है, सबसे पहला जो कारक हम देखेंगे कि जो भूमिगत जल को प्रभावित करता है वो है बढ़ती जनसंख्या। यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारी कंट्री में, अगर आप कंट्री की बात ना भी लें, आप अपने आस पड़ोस में भी देखें तो आप देखेंगे कि जो जनसंख्या होती है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। खासकर आप देखेंगे जो शहरी इलाकों में जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। तो इसमें क्या होता है, आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती है, हमें पीने, कपड़े धोने, खाना पकाने और सफाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अब जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा कि अगर आप अपनी दिनचर्या के बारे में सोचते हैं तो आप देखते हैं कि आपका कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आप पानी का यूज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो नहाना हो, यानी चाहे वो कपड़े धोना हो या खाना पकाना हो या सफाई हो। यानी कि जितने भी काम है उसके लिए क्या है, पानी की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये तो सभी जो इंसान होते हैं सभी करते हैं। तो वैसे वैसे इन सभी क्रियाओं के लिए पानी की क्या होगी, आवश्यकता बढ़ेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे हमें घरों, कार्यालयों और दुकानों और सड़कों की भी अधिक संख्या की आवश्यकता होती है। अब जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन भी होता है, निर्माण का कार्य भी होता है। आप देखेंगे कि जैसे कुछ साल पहले जहाँ पे 1 या 2 दुकानें हुआ करती थी, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हो गई हैं। साथ ही आप कार्यालय और दुकान या फिर आप जो घर देखेंगे या स्कूल देखेंगे, जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो क्या रहे, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। तो फिर उसी हिसाब से क्या हो रहा है, जो सारे जो निर्माण कार्य हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अधिक निर्माण कार्य और निर्माण में स्वयं बहुत अधिक पानी का उपयोग होता है। यानी कि क्या होता है कि जो भी निर्माण कार्य होता है उसमें भी पानी का यूज होता है। आपने भी कभी देखा होगा, आपने घर बनते हुए देखे होंगे तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, पानी का यूज होता है। तो जितना अधिक निर्माण होगा उतने अधिक पानी का क्या होगा, यूज होगा। ज्यादातर समय यह भूजल है, यानी कि क्या होता है कि मोस्टली जो पानी जो यूज होता है वो भूजल का यूज किया जाता है, यानी जो भूमिगत जो जल है उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा कम खुला क्षेत्र है जो बारिश के पानी को जमीन में रिस सकता है। जैसे जो पानी का जो रिसाव होता है
उससे भी क्या होता है, पानी की हानि होती है। अतः जनसंख्या में वृद्धि से जल का उपयोग भी बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप भूजल स्तर का जो स्तर होता है वो निम्न हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि में आपने क्या देखा, सिंपल आपने देखा कि लोगों की संख्या बढ़ रही है। अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है तो जो भी कार्य आप करते हैं पानी से, वो भी सारे जो होंगे वो भी सेम वही काम करेंगे। अब अगर सेम वही काम करेंगे तो पानी का उपयोग बढ़ेगा। एक तो क्या होता है, सीधे सीधे यहाँ पे पानी का उपयोग बढ़ रहा है। दूसरा आपने देखा कि जब लोग बढ़ रहे हैं तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उन्हें घर चाहिए, उन्हें दुकान चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। तो ये सारे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहे हैं। निर्माण कार्य में क्या हो रहा है, पानी का उपयोग हो रहा है और ज्यादातर ये जो पानी यूज होता है ये भूमिगत जल को ही इसमें यूज किया जाता है। तो एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे निर्माण कार्य में पानी का यूज हो रहा है। सेकंड, हम आप देखेंगे कि जो पृथ्वी, यानी कि जब भी आपने देखा पृथ्वी होती है तो भूमिगत जल का स्तर कैसे बढ़ता है, जब बारिश का पानी आता है पृथ्वी उस पानी को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। पृथ्वी ने उस पानी को अवशोषित किया और पृथ्वी की निचली स्तर पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो जैसे जैसे निर्माण कार्य बढ़ेंगे वैसे वैसे जो खाली जो जमीन होगी, जमीनों पे क्या बनेगी, कोई बिल्डिंग बन जाएंगी या जो भी निर्माण कार्य वहाँ पे हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि पानी के अवशोषण के लिए जो पृथ्वी में जो मिट्टी थी, मिट्टी की कमी हो जाएगी। तो जैसे जैसे मिट्टी की कमी हो जाएगी, यानी जो जमीन है जमीन की कमी हो जाएगी जहाँ से कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन कम होगा तो जो जो भूमिगत जल का जो स्तर है वैसे ही कम होगा। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण कार्य के लिए भूमि से क्या निकाला जा रहा है, जल को निकाला जा रहा है। तो ऐसे भी जो पानी है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो आप देखेंगे जो जनसंख्या में वृद्धि है सबसे बड़ा कारण है कि जो भूमिगत जल के स्तर में जो कमी लाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप देखेंगे औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण जो निर्माण कार्य जो भी होते हैं उसमें क्या आ रहा है। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि पानी का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है, यानी कि जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं, हर एक फैक्ट्री में क्या होता है कि पानी का उपयोग किया जाता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। कोई भी उत्पाद अगर हो रहा है, उत्पादन के लिए पानी का यूज किया जाता है। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग हर चीज को उत्पादन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पानी की जरूरत होती है। यानी जो उद्योग होते हैं तो उद्योगों में जिस भी चीज का निर्माण हो रहा है, जिस भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज के लिए क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि निरंतर रूप से जो जनसंख्या है, जनसंख्या निरंतर रूप से बढ़ रही है। जब निरंतर रूप से बढ़ रही है तो जो बहुत सारी चीजें उसके साथ, जैसे कि उद्योग भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है, रोजगार भी चाहिए और हमें उत्पादन भी चाहिए। यानी कि जो फूड की डिमांड बढ़ रही है और रोजगार की भी डिमांड बढ़ रही है। तो और बहुत सारे जो उद्योग होते हैं वहाँ पे उभर के आते हैं। इन उद्योगों में क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें पानी का यूज हो रहा है। उद्योगों में उपयोग होने वाला पानी भूजल से निकाला जाता है। यानी कि क्या आता है कि जो उद्योगों में जो भी पानी, जहाँ पे भी पानी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे कि उद्योगों में हो रहा है या फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है और वहाँ पे क्या है, पानी की आवश्यकता है। तो जहाँ पे भी बहुत लार्ज अमाउंट पे, बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, वहां से क्या होता है, वहां से जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल को निकाला जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल जो पानी आपके घरों में सप्लाई होता है उस पानी से पॉसिबल नहीं होता है कि जो निर्माण कार्य कराया जा सके, क्योंकि वो क्या होता है, कम मात्रा में होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो भूमिगत जो जल है उसका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आपने देखा जो औद्योगिकरण में जो वृद्धि है वो भी क्या है, वो भी जल स्तर के कम होने का एक रीजन है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कृषि गतिविधियां, यानी कि जो भी खेती होती है, जो भी कृषि कार्य होते हैं वो बिना पानी के पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर पानी नहीं है तो फसलें खराब हो जाती हैं, पानी नहीं है तो पौधा उग ही नहीं सकता है। जब भी आपने प्लांट वाला चैप्टर पढ़ा तो आपने देखा पानी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पानी फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से तत्व आपने पढ़े थे, आपने देखा था इसमें जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सूर्य का प्रकाश होता है और क्लोरोफिल होता है। तो यानी इसमें जो जल होता है, जल के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो यदि पानी नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो पौधे में भोजन का निर्माण नहीं हो रहा है। अब यदि भोजन का निर्माण ही नहीं हो रहा है तो पौधा उग नहीं सकता है या फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, हर एक पौधे को पानी की आवश्यकता है।
तो कृषि गतिविधियों में आप देखेंगे कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब हमने क्या देखा था, जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो हर एक जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो जल की उपयोगिता हो, चाहे वो खाने की डिमांड हो, चाहे हॉस्पिटल या स्कूल हो, हर प्रकार की क्या हो रही है, यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है। तो वैसे ही क्या हुआ, जो भोजन की जो आवश्यकता थी वो भी बढ़ी। अब जब भोजन की आवश्यकता बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि अधिक रूप से कृषि कराई जाएगी। तो नेक्स्ट आप पढ़ते हैं कि यह कृषि पद्धतियों पर अधिक दबाव डालता है। हमारे देश में किसान सिंचाई के लिए बारिश, नहर के पानी या भूजल पर निर्भर रहते हैं। अब क्या होगा, जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की क्या हुई, आवश्यकता बढ़ी। भोजन की आवश्यकता बढ़ी तो कृषि का जो कार्य था, कृषि भी बहुत तेजी से बढ़ी। और कृषि में जो किसान होते हैं वो सिंचाई के लिए या तो बारिश पे निर्भर करते हैं, या नहर के पानी पे करते हैं, या फिर भूजल पर निर्भर करते हैं। तो जो बारिश होती है, बारिश का कहीं कभी तो बारिश, किसी जो साल में बारिश बहुत अच्छी होती है, किसी जो साल होता है उसमें जो बारिश होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बारिश को ऐसा नहीं माना जा सकता है कि उसे सिंचाई के लिए सिर्फ एकमात्र हम उसे साधन नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, नहर के पानी और भूजल के पानी को भी यहाँ पे उपयोग किया जाता है। नहरें कुछ ही स्थानों पर पाई जाती हैं। तो नहरें, ऐसा भी नहीं है कि हर एक खेत में नहरें वहाँ पे उपलब्ध हो या नहरें वहाँ पे पहुँचाई जा सके। तो आपने देखा कि जो बारिश का जो पानी है, बारिश हर साल एक ही अमाउंट में, एक ही मात्रा में बारिश नहीं होती है, यानी कि कभी बारिश अच्छी होती है और कभी अच्छी नहीं होती है। आपने यहाँ पे देखा कि जो नहर होती है, नहर हर एक खेत में नहीं होती है, यानी कि जो ऊंचाई पे जो खेत होते हैं वहाँ पे नहर नहीं होती है। तो इन शॉर्ट आप देखेंगे कि जो भूजल है, भूजल का पानी ही क्या है, एकमात्र ऐसा साधन है जिसे हर एक स्थिति में यूज किया जा सकता है। क्योंकि बारिश अक्सर अनियमित होती है, नहरें भी पानी की कमी से अक्सर पीड़ित होती हैं, इसलिए किसानों को सिंचाई के लिए भूजल का उपयोग करना पड़ता है, और इसका परिणाम क्या है, भूजल में कमी है। तो आपने देखा कि जो कृषि कार्यों के लिए क्या है, आपके पास जो किसान होते हैं वो दो तीन, उनके पास क्या होते हैं, दो तीन साधन होते हैं, पर बारिश जो होती है अनियमित होती है। नहर जो होती है हर एक खेत में नहीं जाते, जैसे ऊंचाई वाले खेतों में नहीं जाएगी। जहाँ पे नहरें होती है वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे जल की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो जो किसान होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, वो भूजल पे निर्भर करते हैं। अब जब भूजल, यानी जो भूजल का बहुत ज़्यादा यूज होगा तो भूजल का जो स्तर होगा वो क्या होगा, कम होगा। आपने क्या करना है, इन दोनों हेडिंग्स को लिखना है और इसे नोट करना है, या फिर अपने शब्दों में नोट करना है कि जो भूजल होता है, भूजल को औद्योगिकीकरण में वृद्धि या कृषि गतिविधियां कैसे ही भूजल को कम करती हैं। नेक्स्ट जो इसके पास जो कारक होते हैं जो कि भूमि जल को प्रभावित करते हैं, वो आता है वनों की कटाई। यानी कि वनों की कटाई से भी क्या होता है, जो भूमिगत जो जल होता है वो प्रभावित होता है। वो कैसे होता है, जैसे कि हमने देखा जो प्लांट होते हैं वो पानी के एब्जॉर्प्शन, पानी के अवशोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब आपने देखा जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, यानी कि जो मिट्टी होती है वहाँ की टाइट होती है, इसीलिए जो वहाँ पे मिट्टी का कटाव इजीली नहीं हो पाता है। तो जैसे किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, यानी बड़े पेड़ भी हैं, छोटे भी हैं, घास भी हैं, तो वहाँ पे जैसे बारिश हुई तो वो बारिश को बहने नहीं देते हैं। वहाँ से वो बारिश, जैसे पानी है, पानी की गति को रोक देते हैं। जैसे पानी अगर बह रहा है वहाँ से, पानी की गति को क्या करेंगे, वो स्लो कर देंगे। जब पानी की गति को स्लो कर दिया, जो मिट्टी जो होती है, मिट्टी को पानी अवशोषित करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। अब जब क्या हुआ, पानी धीरे धीरे वहाँ से गति कर रहा है, तो इतने में क्या होगा कि जो मिट्टी होगी वो पानी को अवशोषित कर देगी। जैसे ही पानी को अवशोषित करती है, वो जो पानी होता है वो भूमि की निचले स्तर पर जाता है और वहाँ पे एकत्रित हो जाता है। तो ये तो आपने देखा कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों से कैसे क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। अब यदि वनों की कटाई हो गई, तो वनों की कटाई के क्या है, बहुत सारे रीजन हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जो हम लोगों की जो आवश्यकताएं होती है, जो इंसान की जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती है, वो बढ़ जाती हैं। जैसे कि उसे ज़्यादा स्कूल चाहिए होंगे, ज़्यादा हॉस्पिटल चाहिए होंगे, ज़्यादा सड़कें वहाँ पे चाहिए। तो ऐसे ही क्या होता है, निर्माण कार्य होंगे। अब ये निर्माण कार्य कहाँ पे होंगे, जो जो जमीन है जो खाली होगी, यानी कि जहाँ पे कोई भी और अन्य वहाँ पे बिल्डिंग नहीं होगी, इमारतें नहीं होंगी। तो क्या होता है कि जो जंगल, जो भी पेड़ पौधे वहाँ पे होंगे, वहाँ पे निर्माण कार्य के लिए पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगी, जंगलों की कटाई हो गई, जंगल साफ हो गए। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है।
तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही बारिश का पानी आएगा वो बहुत, क्योंकि बारिश जब आती है तो बहुत ज़्यादा तेज गति से आती है, इतनी तेज गति से आएगी तो पानी क्या होगा, वो बह जाएगा, क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई पेड़ पौधे वहाँ पे नहीं होंगे। एक तो वो क्या होगा, पानी जो मिट्टी को पानी अवशोषित करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अब टाइम नहीं मिलेगा, दूसरा क्या होगा, जो पानी का जो वेग होगा वो मिट्टी की कटान करेगा, यानी वो मिट्टी को काटते हुए क्या करेगा, आगे लेके चला जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे मिट्टी पानी को अवशोषित नहीं कर पाई, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिट्टी का कटाव हो रहा है, यानी सॉइल इरोजन हो रहा है, जिससे क्या होगा, जिससे कि जो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, जो भूमि का जो जल है उसका स्तर क्या होगा, कम ही रह जाएगा। साथ ही वहाँ पे जो मिट्टी होगी, मिट्टी बह जाएगी और वहाँ पे सिर्फ पत्थर भी वहाँ पे रह जाएंगे। तो ऐसे करके क्या होगा कि उस एरिया में पानी का एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा और वहाँ का जो जल स्तर होगा वो कम हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्योंकि जो वन है, वनों के कटान के द्वारा ही हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि वनों की कटाई के लिए, भोजन उगाने और उद्योगों के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए, बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है। यानी कि क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो उद्योग होते हैं या फिर जो भी इमारतों के निर्माण के लिए वनों की कटाई यहाँ पे हुई है। हमारे जो पशु होते हैं, जैसे पशु भी क्या करते हैं, पशु की चराई के द्वारा भी क्या होते हैं, जो वेजिटेशन होती है उसे हार्म पहुँचता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे वनों की कटाई हुई, वैसे वैसे पानी का जो अवशोषण कम हुआ, पानी के अवशोषण कम होने के साथ साथ और क्या हुआ, मिट्टी का कटान भी हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे बारिश लगातार हो रही है, मिट्टी का कटान लगातार हो रहा है, वहाँ पे मिट्टी हटती जा रही है, वहाँ से पत्थर वहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, जो पत्थर है वो एकत्रित होते जा रहे हैं। तो जो पहले वहाँ पे जब मिट्टी थी, थोड़ा बहुत अमाउंट में वहाँ पे अवशोषण हो भी रहा होगा, अब वो उतना भी अवशोषित नहीं कर पा रहा है पानी को। यानी कि पहले मिट्टी थी, पहले जब वहाँ पे पेड़ पौधे थे तो मिट्टी क्या थी, मिट्टी पर्याप्त मात्रा में जल को अवशोषित कर रही थी। अब वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से जो वनों का कटान हो गया और वहाँ पे जो मिट्टी थी वो बहुत कम मात्रा में जल को अवशोषित कर पा रही है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, तो जो मिट्टी का कटान रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, और वहाँ पे मिट्टी हटती जा रही है और पत्थर वहाँ पे एकत्रित होते जा रहे हैं, क्योंकि नीचे क्या होते हैं, पत्थर भी होते हैं, पत्थर बह के भी आ रहे हैं। अब वहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो अवशोषण हो रहा था पानी का, वो भी नहीं हो रहा है, तो पानी का जो जल स्तर है, जो भूमि का जो जल स्तर है वो कम होता चला जाएगा। तो ये क्या है, एक रीजन है। नेक्स्ट है जल का वितरण। जल का वितरण यानी कहीं पे क्या होता है कि बारिश अधिक होती है, कहीं पे बारिश कम होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जल का वितरण कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे, जल का वितरण विश्व भर में जल का वितरण कारकों की संख्या के कारण काफी असमान है। यानी कि जल का जो वितरण होता है वो क्या है, वो काफी असमान है। कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हुई है, दूसरी ओर ऐसे रेगिस्तान है जिसमें बहुत कम वर्षा होती है। यानी कि कुछ तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बारिश हो रही है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम मात्रा में हो रही है, जिसे आपने क्या कहा, जिसे आपने रेगिस्तान कहा। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हो जाती है जो बाढ़ का कारण बनती है। यानी कि कहीं कहीं पे तो क्या हो रहा है कि इतनी बारिश हो रही है कि वहाँ पे जो जल है, जल का जो स्तर है इतना बढ़ गया है कि वो सब कुछ डुबो देता है। यानी कि आप जो घर होते हैं और जो भी जो आसपास के जो भी वहाँ पे लोग देखेंगे आप, तो जो भी वहाँ पे निर्माण कार्य जो भी हुआ है वो सारा उसमें डूब जाता है, जिसे हमने क्या कहा, बाढ़ का। यानी कि पानी का जल स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। जबकि कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है जहाँ पे सूखा पड़ जाता है। यानी आपने देखा कि जो बारिश हो रही है वो बहुत अधिक हो रही है, तो क्या लेके आ रही है, बाढ़ लेके आ रही है, और अगर बहुत कम है तो वहाँ पे सूखा हो जा रहा है। तो ये जो जल का जो वितरण है, जल के वितरण में जो असमानताएं हैं वो भी क्या करती है, भूमिगत जल को प्रभावित करती हैं। तो ये आपने देखा, भारत एक विशाल देश है और वर्षा हर जगह समान नहीं होती, इसलिए हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, जबकि एक ही समय पर दूसरे क्षेत्र में सूखा भी पड़ सकता है। तो ये आपने कुछ कारक देखे कि जिन कारकों की वजह से क्या होता है, हमारा जो भूमिगत जल है वो प्रभावित होता है। तो आप दोनों हेडिंगों को नोट करेंगे और अपनी कॉपी में इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो क्लास, आज आपने पढ़ा भूमिगत जल के बारे में, और भूमिगत जल को कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। यानी कि भूमिगत जो जल होता है उसके स्तर को कौन कौन से कारक कम करते हैं। तो आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे का जो सेशन है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।